बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में खसूसी तौर पर हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से। और आज के प्रोग्राम में हम बात करें ख़ास तौर पर जो कि हड्डियों का मसला जो ख़वातीन में आम तौर पर बहुत पाया जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या रेमेडी है और किस तरह से इनसे बचाव जो है वो किया जा सकता है। तो इसके साथ ही आज के हमारे खसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकमल ज़े। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अल्लाह का शुक्र। और मुझे बताएं सर, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा, आजकल तो मौसम बड़ा अच्छा है जी, तो रमज़ान उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था जी। हाँ जी, अच्छा जा रहा है। लेकिन सीजनल जो है वो वायरल आपको पता है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। वो तो हम उस सीजनल फ्लू और उन चीज़ों से हमेशा ही गुजरते हैं जी। साथ रमज़ान का कम्बिनेशन है। ऐसा ही है। हाँ जी। और सर मैं आपसे जानूँ कि जिस तरह से ये ख़वातीन में हड्डियों का जो मसला ये बहुत बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इसकी रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या वजूहात क्या है? क्या हमारी जो खुराक है वो हम जो नहीं हम प्योरिटी नहीं है, क्या वजूहात क्या है इसकी? देखें, ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल ये सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है। हड्डियों के मसाइल ऑल ओवर पॉपुलेशन, ख़ासतौर पे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें हड्डियों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्रीज़ में अपने जिस्म को ढाँप के रखते हैं। तो विटामिन डी या कैल्शियम की जो एक्टिवेशन है वो हमारी बॉडी में वाया सन एक्सपोजर होती है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब आपको सन एक्सपोजर नहीं होता, आपका जिस्म ढपा रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उस तरह से विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी को मिल नहीं पाता। जब विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं मिलता, ऊपर से जो हम डाइट ले रहे हैं, हमारी डाइट्स उस तरह प्योरीफाइड नहीं हैं, हमारी जो ग़ज़ायात के लेवल होते हैं वो उस तरह से मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से मसला ये आ रहा है मतवाज़न ग़ज़ा ना होने की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम और दूसरे बहुत से ज़रूरी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से हड्डियों के मसाइल, पट्टों के मसाइल, जोड़ों के मसाइल और घुटनों का जो है ये दर्द जो है ये बहुत आम है। ये भी देखें, घुटनों का दर्द असल में हमारी जो बोन होती है, बोन का पीक बोन मैस है, वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड मेंटेन हो जाता है या उसका डिटरमाइंड कर दिया जाता है। अगर एक बच्चा जिसको डाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, मतवाज़न ग़ज़ा नहीं मिलेगी, बचपन में ही जो बोन का मैस होता है वो मैक्सिमम बोन मैस 25 इयर्स की एज तक अचीव हो चुका होता है। आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज आपकी बोन की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, उसके बाद बोन की ग्रोथ नहीं होनी होती। कहा जाता है कि आमतौर पे लोगों का कि इसका कद अब 25 साल की उम्र तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ता। ये बात बिल्कुल ट्रू है इस सेंस में कि 25 साल की उम्र तक आपकी बोन ग्रोथ करती है, उसके बाद आपकी बोन ग्रोथ मुकम्मल तौर पे सीज हो जाती है। तो जब आपका पीक बोन मैस 25 साल की उम्र तक कम अचीव हुआ, उतना नहीं अचीव हुआ जितना होना चाहिए था, बोन्स उतनी हेल्दी नहीं बन सकी जितना बनना चाहिए था। ऊपर से दूसरा मसला क्या हुआ, हम ओवरवेट हो गए, हम ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई, मोटापा आ गया। तीसरा मसला क्या हुआ, हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गया। चौथा मसला क्या हुआ, हमने एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफ गुजारना छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारा प्रेशर बॉडी के दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरा प्रेशर हमारा पड़ता है। एक हमारी स्पाइन है और दूसरा हमारे नी जॉइंट्स हैं। तो हमारी जो ओपीडीज़ हैं वो भरी पड़ी हैं नी जॉइंट्स के मरीज़ों के साथ, स्पाइन के मरीज़ों के साथ, कमर दर्द के मरीज़ों के साथ। उसकी बहुत बड़ी वजह है। क्यों इस तरह के इसके पीछे मेन वजूहात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि एक तो हमने अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको ख़राब किया, अपना डाइट जो थी हमारी वो उस तरह से एक्यूरेट नहीं रही। डेफिनेटली अगर छोटे बच्चों में प्रॉपर मतवाज़न ग़ज़ा नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली उसका जो बच्चे हैं अपनी अडल्टहुड में या लेटर एज में सफ़र करेंगे, जिसकी वजह से उसके बोन्स के मसाइल और जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या पेरेंट्स को फिर क्या करना चाहिए, क्या देखें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? एक बहुत अच्छा सवाल है इस लिहाज से कि हमारी तो पॉपुलेशन मैक्सिमम बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं जिनको अभी हमें जिनका ख्याल रखना है, जो हमारी मुस्तकबिल की एक आने वाली नस्ल है पूरी। तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें डेफिनेटली हमारा दूध, हमारी ग़ज़ा, हमारी जितनी भी, लगता है कि वो दूध इतना प्योर है? देखें, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत जो चीज़ें, जो ग़ज़ा, जो चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में उनको इतना खालिस बनाए या इतनी सख्ती करे कि वो कम अज़ कम वो चीज़ें इतनी फोर्टिफाइड हों
कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को वो एक खालिस चीज़ मिल सके, या कम से कम अगर हम खालिस नहीं दे सकते तो हम इस तरह की कानून साजी करें कि जो दूध मार्केट में अवेलेबल हो उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में विटामिन डी शामिल कर दिया जाए, ताकि वो एक ज़माने में मशहूरी चला करती थी कि आयोडीन मिला नमक। बेसिकली नेचर ने नमक में आयोडीन नहीं मिलाया, लेकिन उस आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारे यहाँ गिल्लड़ की बीमारियाँ हुई, जिसको तहकीक करके नतीजा निकाला गया कि अगर हम खुराक में आयोडीन मिला दें तो इस बीमारी से जान छुड़वाई जा सकती है। उसी तरह ये है कि अगर हम खुराक में विटामिन डी को शामिल कर लें तो हमारे बच्चों की कमज़ोर हड्डियों को हम मजबूत हड्डियों में बदल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अस्पतालों में बहुत ज़्यादा मरीजों का रश, इन्फ्लक्स, ओपीडी का कम हो जाएगा। बिल्कुल, हड्डियों के क्या मसाइल ज़्यादा लेकर हड्डियों के बेशुमार मसाइल हैं। हड्डियों के जितने भी मरीज़ हैं वो ज़्यादा जो मैक्सिमम मसाइल हैं वो कमर का दर्द और घुटनों का दर्द और गर्दन का दर्द है। गर्दन का ये तीन वो मसाइल हैं। गर्दन का दर्द ज़्यादा क्यों हुआ? मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से। बिल्कुल, आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। आप बैठते हैं मैक्सिमम आप 10 to 15 मिनट्स बैठ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं, हमारी आहिस्ता आहिस्ता हम लेटते चले जाते हैं, कुर्सी पे भी बैठे बैठे लेटते चले जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली प्रेशर हमारा गर्दन के मोरों के ऊपर आता है। तो इसी तरह कमर के मोरे हैं, जब हम ओवरवेट होते हैं तो कमर के ऊपर प्रेशर आता है। फिर उसके बाद नहीं, इसकी क्या रेमेडी है, क्या करना चाहिए? रेमेडी यही है कि बेसिकली इसकी रेमेडी स्टार्ट होती है फ्रॉम दी चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड में हमें अपने बच्चों को एक मतवाजन ग़िज़ा देनी है, उनको फिजिकली एक्टिव रखना है, उनको अपनी मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि मसल्स अपनी बोन्स के साथ वेट को शेयर करें। वो ना हो कि मसल्स खुद फैटी और सेडेंटरी बन जाएं और वो बजाय इसके कि वो बोन्स को सपोर्ट करें वो खुद बोन्स के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाए। तो इस लायबिलिटी से हमने अपनी बोन्स को बचाना है। वो कैसे बचा सकेंगे? जब हम मसल्स का वर्कआउट करेंगे, मसल्स को एक्टिव रखेंगे। उसके लिए वर्कआउट क्या कर सकते हैं? वर्कआउट डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको एक्सरसाइज करनी होती है। बेसिकली एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, डिफरेंट जो आपने देखा जो हमारे पुराने लोग थे वो ज़मीनों पे जाते थे, वो काश्तकारी करते थे, वो जिस्मानी स्ट्रगल करते थे। अब हम जिस्मानी स्ट्रगल से दूर हो गए हैं। हम जिसको बहुत शौक होता है वो 4 दिन जिम जाता है और 5वें दिन वो थक हार के बैठ जाता है। बच्चों की वो एक्टिविटीज होनी चाहिए ना, जो होनी चाहिए। डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को रफ एंड टफ बनाना चाहिए। बच्चा पार्क में जाए, खेले, उसके दोस्त होने चाहिए, उसकी आउटिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये एक्टिविटीज़ करनी है। लेकिन जो हमारे यहाँ आजकल रवाज है, मम्मी डैडी बच्चे हैं उनको बाहर जाने से रोका जाता है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीज और ओवरवेट बच्चा बचपन से ही होता चला जाता है, जिसको रोकने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों की ग़िज़ा को मुतवाज़न करके उनकी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, कैल्शियम जो है हमारे जिस्मानी निज़ाम में क्या अहम किरदार अदा करता है? देखें, एक चीज़ होती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स आर मेड अप ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के जो लेवल हैं वो मेंटेन किए जाते हैं बॉडी में विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो अल्टीमेटली वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी कराता है, या वो बोन से कैल्शियम को रिजॉल्व करा के हमारी बॉडी में यूज़ करवाता है, जिसका नुकसान ये होता है कि बोन्स वीक होती चली जाती हैं और विटामिन डी दूसरी साइड पे कम से कम तर होता चला जाता है। जिससे बचने का यही तरीका है कि हम बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखें, तो अल्टीमेटली कैल्शियम लेवल्स भी नॉर्मल रेंज में रहेंगे। ठीक है, और आयरन जो है ख़ास तौर पर आपको पता ख़वातीन में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, यंग बच्चियों में भी है, 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस है, तो नॉर्मली ये जो है ये ग्रो कर रही है बीमारी आयरन की। हमें इसके लिए कैसे देखिए, मेरे ख्याल में आयरन डेफिशिएंसी एक ऐसी कॉमन बीमारी है जिसकी अवेयरनेस ना होने के बराबर है। हमारे लोगों को, हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ पे का पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ आयरन डेफिशिएंसी, और उसका इलाज इतना आसान और इतना सादा है। लेकिन मसला ये कि हम लोग इलाज करना नहीं चाहते हैं। हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं जो फ्रैक्चर्स के साथ और बोन की कॉम्प्लिकेशंस के साथ और एक्सीडेंट्स के बाद या गिरने के बाद, तो पता चलता है उनकी HB4 या 5 या 6 है।
वजह क्या होती है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी अपनी HB चेक ही नहीं करवाई होती। वो एक अल्लाह के आसरे पे निज़ाम में ज़िंदगी चलता आ रहा होता है, उसको ऐसे कैसे चलाते चले जा रहे होते हैं, लेकिन जब कोई हादसा पेश आता है तो अचानक पता चलता है कि इसकी तो HB 4 या 5 या 6 है। उस टाइम पे पूरे ख़ानदान की दौड़ लगी होती है कि अब ब्लड अरेंज करना है। और इसका बहुत आसान और बहुत सादा हल है कि अगर हम अपनी रेगुलर चेकअप और रेगुलर टेस्ट करवाते रहें, अपनी डाइट को मुतवाज़न रखें, आयरन रिच सप्लीमेंट्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, जिस तरह पोटैटोज़ हैं, एप्पल्स हैं, इस तरह कुछ सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सबसे ज़्यादा आयरन हमें एप्पल से मिलता है। ठीक है, एप्पल से मिलता है। उसके बाद पोटैटो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा जो कैरेट है, इसमें आयरन की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों से हम आयरन के लेवल को बआसानी बढ़ा सकते हैं और आयरन डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट्स के ज़रिए भी बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तान में लाखों अफराद जो हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या इकदाम हो रहे हैं इस हवाले से? कोई अवेयरनेस है कुछ हमारे मुल्क में? देखें, हुकूमत के लेवल पे इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी या बोन्स की हेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। WHO की तरफ से एक वर्ल्ड बोन हेल्थ डे या वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ महज एक दिन के लिए होता है। उस तरह की कोई कैंपेन, उस तरह का कोई मेगा लेवल पे प्रोग्राम नहीं है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जिस तरह बॉडी के दूसरे पार्ट्स ज़रूरी हैं, उसी तरह बोन्स भी उतनी ही वाइटल ऑर्गन्स हैं और उतनी ही ज़रूरी हैं जिस तरह हमारे हार्ट या हमारे लंग्स या हमारे किडनी ज़रूरी हैं। जी, तो फिर हमें अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए खुलासा यही है, सादा सी बात है कि बच्चों से डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, डाइट को मतवाज़न रखना चाहिए, बच्चों को ओवरवेट नहीं होने देना चाहिए। इवन इन एडल्टहुड और अर्ली एडल्टहुड वज़न को कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी लाइफ को एक्टिव रखना चाहिए और विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन रखना चाहिए। और जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो किस तरह से आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं? क्या हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। जब मरीज़ आता है, जब वो बीमारी डेवलप हो चुकी होती है, तो शोबा तिब ने या मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुख्तलिफ अद्वियात की शक्ल में मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स और मुख्तलिफ अद्वियात अज्जा मौजूद हैं जो हम देते हैं। तो विटामिन डी लेवल, आयरन डेफिशिएंसी लेवल, कैल्शियम लेवल, फॉस्फेट लेवल, इन सब को हम मल्टी विटामिन्स के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जो मरीज़ टाइमली आ जाते हैं और उनकी हम विटामिन डी डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बोन्स को, खोखलेपन की बीमारियों से हम बड़ी जल्दी बचा लेते हैं और मरीज़ रिकवर कर जाता है। ठीक है, एक होता है हड्डियों का जो मसला होता है, जिस तरह से कमज़ोर होना, एक होता है हड्डियों का पतला होना, ये किस किस्म के अलामात? देखें, एक बीमारी है, उसको कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के मुख्तलिफ नाम हैं, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का पतला होना, हड्डियों का छोटा होना। आमतौर पे हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी जवानी में उसका कद अच्छा खासा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है उसकी गर्दन झुकती जाती है, कमर झुकती जाती है, हाइट कम होती चली जाती है। उसके पीछे मेन कल्प्रिट जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, वो हड्डियों का भुरभुरापन है। ये किस एज में जाके होता है? 50 प्लस, 60 प्लस? डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया एक निज़ाम है, इसने होना ही होना है। तो ये तो होना होगा एक नेचुरल। क्या ये यंग जो हैं जैसे 20-30 प्लस है, उनमें भी ये बीमारी होती है? डेफिनेटली हो सकती है। अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, बैठे रहते हैं, अपनी बोन्स को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, वो एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं गुजारते। हर चीज़ का एक मकसद है ना। बोन्स बनी है बॉडी वेट उठाने के लिए, चलने फिरने के लिए। अगर वो अपना काम नहीं करेंगी, एक्टिविटी लेवल नॉर्मल नहीं होगा, तो डेफिनेटली उनकी में भी ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। कुछ ख़वातीन में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ओबेसिटी में, जहाँ वज़न बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन बहुत जल्दी आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हम हड्डियों के भुरभुरेपन को, अगर ऑस्टियोपोरोसिस को अगर टारगेट बना के इसकी एक कैंपेन लॉन्च करें और इसके ख़िलाफ़ एक हमें लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, तो डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको डिले कर सकते हैं। हम इसको, जहाँ इसने 40-50 साल की उम्र पे आना है, हम इसको 60 या 70 साल की उम्र पे लेके जा सकते हैं, जिसका फ़ायदा पूरी कम्युनिटी को होगा।
और एक होता है ये घुटनों में दर्द होती है, और आप जब नमाज पढ़ते हैं या मूवमेंट करते हैं आप, तो उसमें से आवाज़ आती है। ये क्या मसला है? ये किस बीमारी के शिकार होते हैं? ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है जोड़ों में से आवाज़ आना, या अगर तो कभी कभार आवाज़ आती है तो डेफिनेटली इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। अगर बहुत ज़्यादा आती है या नेचुरल प्रोसेस बन गया हुआ है, डेफिनेटली आती है, तो इसका मतलब है आपकी हड्डियाँ उस तरह से मजबूत नहीं हैं, आपके पट्टे उस तरह से मजबूत नहीं हैं, आपका हड्डियों और पट्टों के दरमियान जो वेट शेयरिंग का फार्मूला है वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो रहा है, या तो हड्डियों के ऊपर ज़्यादा वज़न आ रहा है या मसल्स के ऊपर ज़्यादा वज़न आ रहा है, तो जिसकी वजह से इम्बैलेंसिंग हो रही है। इम्बैलेंसिंग मेन वजह है जब जो पटाखे निकलते हैं या हड्डियाँ आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली वो एक बीमारी बन जाती है, जिसको हम डाइट का इम्बैलेंस या लाइफस्टाइल का या एक्सरसाइज का ना होना या एक्टिविटी का ना होना या विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी क्या जो बॉन्स हैं इनमें जो है कमजोरी पैदा होती है? डेफिनेटली एंजाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है बोन्स के मसाइल की। एंजाइटी और डिप्रेशन ये एक ऐसी बीमारियां हैं कि ये आपके सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। तो जब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो बोन्स भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के जो खुराक का हजम होना, मिनरल्स का इस्तेमाल होना, विटामिन्स का इस्तेमाल होना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जितना बाकी बॉडी पे आ रहा होता है उतना बोन्स और जॉइंट्स पे भी आ रहा होता है। जॉइंट पे भी आता है। तो नॉर्मली मार्केट में ये जो ऑयल अवेलेबल होते हैं क्या ये इस्तेमाल करने चाहिए, ये जो बोन्स की पेन के लिए होते हैं? देखिए मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा जिस तरह से एंटीबायोटिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिसिन में बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एज अ प्लेसिबो यूज़ करते हैं। प्लेसिबो का मतलब होता है कोई दवाई मरीज़ को ये कह के दे दी जाती है कि ये जी बहुत अच्छी दवाई है, ये आपके लिए अमेरिका से आई है, ये आप खाएं, इससे आपको फ़ौरन आराम आ जाएगा। डेफिनेटली जब मरीज़ खाता है होती वो खाली गोली ही है, लेकिन जब वो मरीज़ खाता है तो उसको आराम भी आ जाता है, क्योंकि उसका वो साइकेट्रिक लेवल पे सब कॉन्शियस लेवल पे उसको बता रही होती है कि मैंने कुछ ना कुछ खाया है। इसी तरह बहुत से ऑयल्स, बहुत से हकीमों की बनाई हुई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मरीज़ को ये कह के दी जाती हैं कि जी इससे पहले हज़ारों या लाखों लोगों को आराम आया तो आपको भी आराम आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी एक माइंडसेट, कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पीछे प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर ड्रैप या हुकूमत पाकिस्तान का अप्रूवल ना हो उसको डेफिनेटली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपकी सेहत के लिए, आपकी जोड़ों के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं बैन हुई है मेडिसिन पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। अभी भी स्टिल ऐसी मेडिसिन है जो काफ़ी अरसे से बैन हो चुकी हैं। हमारे यहाँ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और हमारे यहाँ ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जो कोई ऐसी कंपनी होती है जो अच्छी या मेयार के मुताबिक दवा नहीं बनाती उसको फ़ौरन बैन कर दिया जाता है और मार्केट से उठवा दिया जाता है और उस कंपनी को सज़ा दी जाती है। लेकिन इस सिस्टम को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो हर्बल दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं, जो हकीमों की दवाइयाँ मौजूद हैं, इनके ऊपर भी कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सर लास्ट में प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है और हमें घुटनों के लिए और ये बॉन्स की जो पेन के लिए किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखें, एक्सरसाइज का बेसिक दो मकासद हैं। एक तो जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं बर्न कर दें ताकि हमारी बॉडी ओवरवेट ना हो, पहला मकसद। दूसरा मकसद हमारे मसल्स, हमारी बोन्स, हमारा सिस्टम इतना एक्टिवेटेड रहे कि वो अपना वेट, अपना जो बॉडी का वेट है उसको उठा सके और बिल्कुल लेज़ी और छोटा ना हो सके। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स डेवलप करते हैं, जब मसल्स डेवलप हो जाते हैं तो मसल्स खुद बोन्स के साथ अपना वेट उठाने के काबिल हो जाते हैं। जब आप मसल से काम नहीं लेते तो आपने देखा होगा मसल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ते जाते हैं, उनके ऊपर फैट चढ़ता जाता है और वो एक फैटी और बल्कि बॉडी तो ज़रूर बन जाती है लेकिन वो मस्कुलर जिस्म नहीं होता, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है अल्टीमेटली। लेकिन जो मस्कुलर बॉडी होती है, जो मसल्स जिसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसमें बोन्स को मसल्स हेल्प आउट करते हैं और आपकी बोन्स के ऊपर वेट आने की बजाय आधा वेट मसल्स के ऊपर होता है और आधा बोन्स के ऊपर। ठीक है, और हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। यानी एक्सरसाइज के साथ डाइट भी जो है बहुत ज़रूरी है। राज जिसके साथ मुझे इजाज़त है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।